हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स के मॉड्यूल 4 का रिवीजन करने वाले हैं, जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है। इसमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग शुगर फैमिली को पढ़ेंगे। शुगर फैमिली में क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट ऑब्वियसली। उसमें आता है मोनोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, है ना। उसके अलावा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर को देखेंगे, फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर को देखेंगे, स्टार्च के स्ट्रक्चर को देखेंगे और सेलुलोज के स्ट्रक्चर को देखेंगे। ठीक है। उसके अलावा हम लोग ग्लाइकोलाइसिस को देखेंगे। ठीक है। ये लगभग 3 सालों से रिपीटेडली पूछा जा रहा है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो इस पे आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटीन एंड अमीनो एसिड, इसको भी पढ़ेंगे। फिर कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जिससे मिलकर डीएनए बना होता है, इसको भी देखेंगे। कंसेप्ट ऑफ डीएनए एंड आरएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये भी प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा हुआ है। ठीक है। उसके अलावा 2 कार्बन यूनिट्स एंड लिपिड्स, इसमें हम लोग क्रेब साइकिल के बारे में पढ़ते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता लग गए होंगे। ठीक है। अच्छा, जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है वही आएगा ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, नया भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आप मॉड्यूल को ढंग से देख के जाइएगा, ताकि अगर स्ट्रक्चर बनाने को भी आ गया तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है? लिविंग सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड्स। मतलब लिविंग सिस्टम अलग अलग बायोमोलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, और जिसमें कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है, न्यूक्लिक एसिड आता है और लिपिड्स आता है। ठीक है। प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर फूड। मतलब हमारे फूड के मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है कहीं ना कहीं। ठीक है। दीज बायोमोलिक्यूल्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड कंस्टिट्यूट द मॉलिक्यूलर लॉजिक ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। मतलब ये बायोमोलिक्यूल साथ में इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट करना कि साथ में वर्क करके कहीं ना कहीं लाइफ प्रोसेस को आगे चलाते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो जनरल फार्मूला जो कार्बोहाइड्रेट का होता है वो होता है CxH2O Y। ठीक है, एक्स कुछ भी हो सकता है और वाई कुछ भी हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इसका रेशियो क्या होता है? 1:2:1 में। ठीक है। आई होप ये भी समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट है मोनोसेकेराइड्स। इसमें क्या है? मोनोसेकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है मोनोसेकेराइड्स, कंस्टिट्यूटिंग ऑफ ए सिंगल शुगर यूनिट, जिसमें एक ही शुगर यूनिट होता है। दे कैनॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर इनटू सिंपलर शुगर्स बाय हाइड्रोलिसिस। मतलब कि ये सिंपलर शुगर में नहीं तोड़े जा सकते हैं, मतलब कि क्योंकि खुद ही सिंगल मोनोमर यूनिट होते हैं ना, तो इससे क्या ही ब्रेक डाउन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो मोनोसेकेराइड का एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज, और तीनों का ही फार्मूला सेम है C6H12O6, लेकिन तीनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। ठीक है। मतलब ये लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर है एक दूसरे के। ठीक है। ग्लूकोज का सोर्स क्या है? फूड, है ना। फूड से ग्लूकोज मिलता है, जो कि हमारे सेल में एनर्जी देने का काम करता है। वहीं पे फ्रुक्टोज कहाँ से मिलता है? फ्रूट्स और हनी से मिलता है। और गैलेक्टोज डेयरी प्रोडक्ट या फिर दही से मिलता है। ठीक है। तो मोनोसेकेराइड्स के बारे में आपको पता चला होगा। ये एक एक करके हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं मोनोसेकेराइड्स का। सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो एक बात याद रख लीजिएगा कि ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आप एक लाइन सा ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है। फिर 4 ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है। क्योंकि 6 कार्बन होता है, तो 1 2 3 4 कार्बन यहाँ हो गया, और एक यहाँ पे CHO, मतलब ये एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, और CH2OH ये एल्कोहलिक ग्रुप होता है। ठीक है, या हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। उसके बाद यहाँ पे H लगा दीजिए, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। ठीक है। तो ये हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं। ठीक है। आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो आपको। ठीक है। ऊपर में एल्डिहाइडिक ग्रुप है, नीचे CH2OH है, और ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है। कार्बन नंबर 3 पे OH लेफ्ट साइड में है, बाकी सब में OH राइट साइड में है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है कहीं ना कहीं। ठीक है। इसके बाद ये तो नॉर्मल चेन स्ट्रक्चर था। ठीक है। अब हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर देखते हैं ग्लूकोज का। तो बेसिकली इसी स्ट्रक्चर को आप लोग साइक्लिक बना सकते हैं। आप क्या करेंगे? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यही स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, ये जो ऊपर में
एक बार ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे CH2OH होता था, ठीक है, और यहाँ पे CHO होता था, है ना, यहाँ पे CHO होता था, लेकिन ये CHO ना होके ये कन्वर्ट हो गया, अब ये कन्वर्ट हो गया है, OH इधर आ गया है, H इधर आ गया, ठीक है, और यहाँ वाला बॉन्ड ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो OH होता था राइट साइड में, वो हाइड्रोजन कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रांसफर हो गया है, ठीक है, ये हुआ है यहाँ पे। बाकी तो सब कुछ सेम ही है, HOH OH H, यहाँ पे HOH, ठीक है, इस तरीके से। अब इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ये जो लेफ्ट साइड वाला चीज़ है वो ऊपर में होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। जैसे आप एक हेक्सागोनल शेप बना लीजिए, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दीजिए, इस तरीके से बना लीजिए। और इस साइड का जितना चीज़ है उसको ऊपर में प्रोजेक्ट कीजिए, जैसे हाइड्रोजन है तो ऊपर में प्रोजेक्ट करेंगे, और OH है तो नीचे में प्रोजेक्ट करेंगे। सिमिलरली ये H है तो H को ऊपर में और OH को नीचे में, ठीक है। सिमिलरली OH को ऊपर में और H को नीचे में, यहाँ पे OH को ऊपर में और H को नीचे में, ठीक है। फिर H को ऊपर में और OH को नीचे में, ठीक है। और यहाँ पे फिर CH2OH को ऊपर में, इसको आप याद रख सकते हैं, और H को नीचे में। तो ये अल्फा ग्लूकोज, ये अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये हो गया साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। यहीं पे बीटा ग्लूकोज में क्या फ़र्क आ जाता है? बीटा ग्लूकोज में बेसिकली HOH है, यहाँ पे OH ऊपर चला जाता है और H नीचे आ जाता है बीटा ग्लूकोज में, ठीक है। ये दूसरे स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अल्फा ग्लूकोज, जनरली ग्लूकोज ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड वाला ऊपर में ड्रॉ करेंगे और राइट साइड वाला नीचे में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये आता कैसे है? तो यहाँ पे जो OH होता है 5वें नंबर कार्बन पे, वो वहाँ उसका H निकल के चला जाता है इधर, तो यहाँ पे CHO जो बन रहा था वो HOH बन जाता है और कार्बन बीच में आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनता है। नाउ अब हम लोग देखते हैं माल्टोज का स्ट्रक्चर। माल्टोज में क्या होता है? 2 अल्फा डी ग्लूकोज आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज मैंने अभी ही बताया कैसे बनाते हैं आप लोग, 1 2 3 4 5, यहाँ पे ऑक्सीजन 6, ठीक है। HOH है ना, फिर उसके बाद HOH, यहाँ पे OH H, यहाँ पे HOH, यहाँ पे CH2OH और H, ठीक है। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज था। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो H है ये हट जाता है, ये यहाँ से हट जाता है, और फाइनली ये जाके यहाँ दूसरे साइड में भी जो HOH वाला रहेगा ना, HOH वाला रहेगा, तो यहाँ से भी H हट जाता है और O वाला बॉन्ड बना लेता है साथ में, और फाइनली इधर भी स्ट्रक्चर जो है इसके अपोजिट साइड में अल्फा डी ग्लूकोज का ही है, मतलब 2 अल्फा डी ग्लूकोज मिलके माल्टोज बनता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर की। तो पहले चेन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अच्छा, ग्लूकोज जो है वो कहीं ना कहीं कहीं अल्डोहेक्सोज है, ठीक है, अल्डोहेक्सोज है। वहीं पे फ्रुक्टोज जो है वो कीटोहेक्सोज है, कीटोहेक्सोज। अल्डोहेक्सोज मतलब यहाँ अल्डिहाइडिक ग्रुप प्राइमरी है और यहाँ पे कीटोन ग्रुप प्राइमरी है, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या स्ट्रक्चरल डिफरेंस है? तो यहाँ पे CHO ऊपर में होता है और CH2OH नीचे में होता है ग्लूकोज में। ये तो आपको याद ही हो गया होगा कहीं ना कहीं, है ना। फ्रुक्टोज में क्या होता है, CH2OH ऊपर में चला जाता है और उसके जस्ट नेक्स्ट वाले कार्बन पे एक कीटोन ग्रुप लगा होता है, ठीक है। उसके अलावे जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी रिपीट हो जाता है उसके नीचे, मतलब ऊपर वाला 2 कार्बन में डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर तो ग्लूकोज का आप समझ ही गए हैं ऑलरेडी, ठीक है। फ्रुक्टोज में क्या करना है, एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनाना है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, इस तरीके से बनाना है, ठीक है। और फिर वही जो मैंने बोला था कि लेफ्ट साइड वाला ऊपर और राइट साइड वाला नीचे, ठीक है। तो OH, अच्छा पहले OH और CH2OH यहाँ लिखेंगे आप, ठीक है, और इस तरफ H और CH2OH लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे उल्टा उल्टा हो गया, OH ऊपर CH2OH नीचे, CH2OH ऊपर और H नीचे, ठीक है। बाकी उसके अलावे OH H HOH,
ठीक है। इस तरीके से आप फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। पहले क्या करेंगे, पेंटागोनल टाइप का रिंग लेंगे और बीच में ओ लगा देंगे, यहाँ ऊपर में OH, CH2OH, CH2OH, H, OHH, HOH, ठीक है। इस तरीके से फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऑल्दो फार्मूला सेम ही होता है, C6H12O6 ही होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज पे। तो ग्लूकोज तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। गैलेक्टोज में क्या है कि ग्लूकोज में तीसरे कार्बन पे OH इस तरफ होता था, गैलेक्टोज में चौथे कार्बन पे भी OH लेफ्ट साइड में ही है, ठीक है। बाकी साइक्लिक स्ट्रक्चर आप बना ही लेंगे, ठीक है। कैसे कन्वर्ट होता है वो आपको पता है, ये लेफ्ट साइड वाले को ऊपर में प्रोजेक्ट करना है और राइट साइड वाले को नीचे में प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं सुक्रोज एंड इट्स स्ट्रक्चर पे। तो सुक्रोज में क्या होता है, सुक्रोज और टेबल शुगर इज ए डाइसेकेराइड मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। मतलब सुक्रोज किससे किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से मिलके, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलके सुक्रोज बनाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और यहाँ पे देख रहे होंगे फ्रुक्टोज है। ग्लूकोज में क्या होता है, H, OH नीचे, तो यहाँ पे से H चला गया तो O, और यहाँ से CH2OH और नीचे में OH रहता है, तो यहाँ से भी H चला गया और O बॉन्ड बना लिया आपस में। और कहीं ना कहीं बाकी तो स्ट्रक्चर सेम है, इधर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इधर फ्रुक्टोज का है। फ्रुक्टोज में बताया था मैंने H, CH2OH, और इधर CH2OH और OH, OH ऊपर, H नीचे, H ऊपर, OH नीचे और बीच में ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरीके से सुक्रोज का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सेलुलोज का स्ट्रक्चर देखते हैं। सेलुलोज इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स दैट फॉर्म्स द मेन कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल्स। तो प्लांट के सेल वॉल में मेनली सेलुलोज प्रेजेंट होता है और ये सब ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू जॉइंट हुए होते हैं, ठीक है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किसको बोलते हैं, तो बेसिकली ये जो OH को हटा के ऑक्सीजन वाला बॉन्ड बना, इसी को ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, बहुत सारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल लीनियरली कनेक्ट हो रहा है, तो ये सेलुलोज का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जाता है कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है, ठीक है। तो द लिंकेज बिटवीन टू मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स थ्रू ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो दो मोनोसैकेराइड में ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स आर फॉर्म्ड बाय दिस लिंकेज। ऑब्वियसली डाइसैकेराइड में कौन आते थे, अभी आपने देखा था, है ना, सुक्रोज। सुक्रोज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से मिलके बना है, ठीक है। सिमिलरली सेलुलोज जो कि पॉलीसैकेराइड है, ये भी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से ही मिलके बना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हेडिंग गलत हो गया है। बेसिकली ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर पायरुवेट से एनर्जी कैसे मिलता है, ये भी प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जाता है। तो आप ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, C6H12O6, ठीक है। ये ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर, है ना, साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। पायरुवेट, पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। और ये पायरुवेट जो होता है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, C3H3O-, ठीक है। C3H3O-, ये पायरुवेट का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज होता है, यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। इसके बाद 3 कंडीशन आता है, 3 कंडीशन आता है इसके बाद, 1 2 3। तो पहला कंडीशन है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि ईस्ट में है ना। ईस्ट में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये पायरुवेट इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्जन हुआ, पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में पायरुवेट इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। वहीं पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये हुआ था। वहीं पे लैक ऑफ ऑक्सीजन में, जो कि हमारे मसल सेल में होता है, उसमें पायरुवेट लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट होता है और लैक्टिक एसिड जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है कहीं ना कहीं, ठीक है। और वहीं पे पायरुवेट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ब्रेकडाउन समझ में आया होगा। एक बार मैं समराइज करता हूँ। यहाँ पे ग्लूकोज था, ग्लूकोज से पायरुवेट बना, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल। यहाँ से 3 तरह का डिवीजन हुआ, ठीक है। पहला था एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑक्सीजन है ना, लैक ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे
सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इस तरीके से सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में CO2 प्लस एनर्जी, CO2 प्लस एनर्जी, और क्या मिलता था साथ में, वाटर भी मिलता था, ठीक है। वहीं पे लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या मिलता था हमें, लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, यहाँ पे मिलता था लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ठीक है। और लैक्टिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या मिलता था, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल है प्लस CO2 प्लस एनर्जी, ठीक है। तो आई होप कि ये जो क्या बोलते हैं, ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो आपको याद हुआ होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर मन हो तो, ठीक है। पायरुवेट का फार्मूला लिखा हुआ है CH3COCOO माइनस, इसी को हम लोग लिख सकते हैं C3H3O3 माइनस, ठीक है, सेम ही चीज़ है। वैसे यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से लिखा है CH3, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे C है डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे C है, 2 गो ऑक्सीजन और एक माइनस लगाया, ठीक है। माइनस मतलब कहीं एक जगह पे हाइड्रोजन या फिर कोई दूसरा चीज़ें लग सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो फार्मूला पायरुवेट भी समझ में आया। हम लोग बढ़ते हैं प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड पे, ठीक है। प्रोटीन जो वर्ड है वो डिराइव्ड है प्रोटियोस से, ठीक है, जिसका मीनिंग है प्राइमरी और ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, मतलब कि जो प्राइम इंपॉर्टेंस का चीज़ हो, ठीक है। ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा, अल्फा अमीनो एसिड, मतलब प्रोटीन किसके पॉलीमर है, अल्फा अमीनो एसिड के, ठीक है। प्रोटीन्स आर बॉन्डेड टुगेदर थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। प्रोटीन्स किस बॉन्ड के थ्रू लिंक होते हैं, पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता था, यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज है, जो CONH के बीच में बॉन्ड बनता था, और वहाँ पे ऑक्सीजन वाला बॉन्ड बनता था ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में, और यहाँ CONH के बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इसके बाद है अमीनो एसिड कंटेंस अमीनो NH2 ग्रुप और कार्बोक्सिल COOH ग्रुप, ठीक है। तो अमीनो एसिड में 2 चीज होता है, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप। डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिल ग्रुप, द अमीनो एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, है ना, एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब कि अमीनो एसिड अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा इस सब की तरह क्लासिफाई करता है डिपेंडिंग अपॉन द व्हाट रिलेटिव पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप, ठीक है। अच्छा देखिए नॉर्मल अमीनो एसिड कैसा दिखता है, तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना लीजिए, इधर NH2 लगा दीजिए, इधर H लगाइए, इधर COOH और इधर R के जगह पे कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है। जैसे कि R के जगह पे अगर यहाँ पे कार्बन हो गया होता तो ये ग्लाइसिन कहलाता, और यहाँ पे CH3 होता तो एलानिन कहलाता, ठीक है। अच्छा ग्लाइसिन एक सिंगल ही ऐसा कंपाउंड है, ग्लाइसिन सिंगल कंपाउंड है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उसके अलावा जितने भी अमीनो एसिड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है कहीं ना कहीं, है ना। इसके बाद आते हैं हम लोग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन पे। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या है, व्हेन अ प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज लाइक चेंज इन टेम्परेचर और केमिकल चेंज लाइक चेंज इन pH, द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डिस्टर्ब्ड। बेसिकली प्रोटीन में बहुत सारे टाइप के बॉन्ड होते हैं, तो उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो जब डिस्टर्ब हो जाते हैं टेम्परेचर या केमिकल के चेंजेस की वजह से, तो उसको हम लोग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। मतलब कि जो प्रोटीन का प्राइमरी नेचर था वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। ड्यू टू दिस ग्लोबुलस अनफोल्ड एंड हेलिक्स गॉट अनकोइल्ड। इसकी वजह से क्या होता है, जो हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है वो अनकोइल्ड हो जाता है और प्रोटीन अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज कर देता है। इसी प्रोसेस को हम लोग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। मतलब जो प्राइमरी प्रोटीन होगा वो कहीं नहीं, वो उसका डीनेचुरेशन होता ही नहीं है, सेकेंडरी और टर्सरी प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं अमीनो एसिड पे। अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल डिपेंडिंग अपॉन देयर
रिलेटिव नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल, ठीक है, कितने अमीनो ग्रुप है कितने कार्बोक्सिल ग्रुप है इसके बेसिस पे पता चलेगा कि वो एसिडिक है या बेसिक है। इक्वल नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप मेक्स इट न्यूट्रल। जब NH2, ठीक है, और COOH इक्वल नंबर में होंगे तो न्यूट्रल बनेगा, ठीक है, NH2 ज़्यादा में होंगे तो बेसिक बनेगा और COOH ज़्यादा नंबर में होगा तो फिर एसिडिक बन जाएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। लास्ट में लिखा है ऑल अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लिसिन, ठीक है। ग्लिसिन कैसे बनता था, यहाँ पे NH2, यहाँ पे COOH, यहाँ पे C, यहाँ पे H, ऐसे करके ही बनता था ना, अभी जस्ट तो देखा होगा, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, न्यूक्लिक एसिड। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो आप यहाँ से बहुत अच्छे से ध्यान देना। द पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी आर कॉल्ड एज क्रोमोजोम्स। तो हमारे सेल में जो पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल है हेरिडिटी के लिए, हेरिडिटी मतलब पेरेंटल कैरेक्टर का ऑफस्प्रिंग पे जाना, वो क्रोमोजोम की वजह से होता है, ठीक है, जो मिलके बना होता है प्रोटीन और अनदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स न्यूक्लिक एसिड से। मतलब क्रोमोजोम किस चीज़ से मिलके बना होता है, प्रोटीन्स प्लस न्यूक्लिक एसिड से, ठीक है। क्रोमोजोम प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलके बना होता है। दीज आर मेनली ऑफ टू टाइप, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, डाइऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, DNA और RNA। सिंस न्यूक्लिक एसिड आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग DNA के स्ट्रक्चर को समझते हैं। इस पे नोट्स लिखने को हर साल आता है लगभग, ठीक है, तो आप इसको ढंग से समझना, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप 3 डैश डिनोट कर सकते हैं और ये ऐसे 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 जा रहा है तो यहाँ पे आप 5 डैश कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप 5 डैश कर सकते हैं, यहाँ पे आप 3 डैश कर सकते हैं, ठीक है। ये बस लिखने का तरीका है। स्ट्रक्चर को समझिए, DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। द DNA डबल हेलिक्स प्रोपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा ये स्ट्रक्चर दिया गया था 1953 में, मतलब 20th सेंचुरी में। रिजेंबल्स अ ट्विस्टेड लैडर लाइक स्ट्रक्चर वेयर टू स्ट्रैंड्स वाइंड अराउंड ईच अदर। बेसिकली जैसे ये सीढ़ी है, ठीक है, तो ये तो स्ट्रेट चैन है और यही एक दूसरे को वाइंड जब कर लेगा, जैसे देखिए ये ऐसे 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 जाएगा और यहाँ से कोई ऐसे 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 करके आएगा, है ना, तो ये ट्विस्टेड लैडर टाइप स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। टू स्टैंड्स वाइंड अराउंड ईच अदर फॉर्मिंग द ब्लू प्रिंट ऑफ लाइफ, जिसको हम लोग DNA बोलते हैं, ठीक है। इसमें 2 एंटी पैरेलल स्टैंड्स होते हैं। एंटी पैरेलल मतलब कि ये जो है ये वाला लाइन जो जा रहा है, ठीक है, और ये वाला लाइन जा रहा है, वो दोनों का दो अलग अलग डायरेक्शन है जाने का, इसीलिए इसको एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स बोलते हैं, ठीक है। वन स्टैंड इज 5 डैश एंड 3 डैश, अदर इज 3 डैश एंड 5 डैश। लेट से यहाँ पे 5 डैश लिख दीजिए आप और यहाँ पे 3 डैश लिख दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे 3 डैश लिख दीजिए और यहाँ पे 5 डैश लिख दीजिए, ऐसे भी चल सकता है, ठीक है। तो पहला क्या था, DNA के स्ट्रक्चर में एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स है ये, ठीक है। इसके बाद क्या है, सुगर फॉस्फेट बैकबोन। ईच स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ डीऑक्सीरिबोज सुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। स्ट्रैंड किसको बोले, ये जो स्ट्रक्चर है ना जो कि गोल गोल सा ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये बैकबोन की तरह वर्क करता है, ठीक है, सुगर फॉस्फेट बैकबोन, ठीक है, फॉर्मिंग अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव बैकबोन हेल्ड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। याद रखिएगा कौन सा बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद आता है बेस पेयरिंग रूल। तो दो टाइप के बेस है इसमें, ठीक है। एडिनिन, एडिनिन का पेयरिंग जो होता है वो थाइमिन के साथ होता है, मतलब लेट से यहाँ पे एडिनिन होगा तो यहाँ पे थाइमिन होगा, ठीक है। वहीं पे साइटोसिन होगा अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे गुआनिन होगा, ठीक है। एडिनिन थाइमिन के साथ करता है पेयरिंग और साइटोसिन गुआनिन के साथ करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और दिस कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग अलाउज एक्यूरेट DNA रेप्लिकेशन। मतलब इस कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से जो एक्यूरेसी है DNA रेप्लिकेशन का वो ज़्यादा होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखने वाला है, एडेनिन और थाइमिन जो होता है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है और साइटोसिन गुआनिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। इसके बाद आता है राइट हैंडेड हेलिक्स।
DNA twist into a right-handed spiral, completing one turn every 10 base pairs. मतलब कि यहाँ से यहाँ तक एक टर्न होगा, ठीक है, और एक में ये जो बेस पेयर होगा 5-5 का होगा, 1 2 3 4 5, और इसमें भी 5 का होगा, मतलब कि एक टर्न में 10 बेस पेयर होगा टोटल, ठीक है। नेक्स्ट मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप भी फॉर्म होता है, ठीक है। मेजर ग्रुप जो होता है वो लार्जर होता है, इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटीन बिल्डिंग ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के टाइम पे प्रोटीन बाइंडिंग में हेल्प करता है मेजर ग्रुप। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, तो प्रोटीन बाइंडिंग के प्रोसेस को ही ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। माइनर ग्रुप छोटे होते हैं और ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अभी तक क्या क्या पढ़ा हमने डीएनए के स्ट्रक्चर में। सबसे पहला एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होता है, ठीक है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होता है। जो भी है ये स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं बना है, आप लेट से यहाँ तक ही समझिए, और बीच में 1 2 3 4 5 ऐसे करके 5 5 टोटल 10 हो जाते हैं। और एडेनिन थाइमिन के साथ बनता है और साइटोसिन गुआनिन के साथ स्ट्रक्चर बनाता है। और एडेनिन थाइमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, साइटोसिन गुआनिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 5 डैश है तो इधर 3 डैश होगा, और इधर सॉरी इस तरफ 3 डैश होगा, और इधर 3 डैश है तो यहाँ पे 5 डैश होगा, ठीक है। इस तरीके से काम होता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ डबल हेलिक्स। तो डबल हेलिक्स क्या सिग्निफाई करता है? इट स्टोर्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, और सेल्फ रेप्लिकेशन में भी काम आता है। देन फिर म्यूटेशन एंड वेरिएशन में भी कहीं ना कहीं डीएनए का रोल है, ठीक है। आई होप डीएनए के बारे में आप समझे होंगे, और डीएनए पे क्वेश्चन आना लगभग तय होता है, तो आप इसको ढंग से पढ़ के जाइएगा। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए की बात करते हैं। तो डीएनए में क्या होता था? एडेनिन थाइमिन के साथ पेयरिंग करता था। अब आरएनए में एडेनिन यूरेसिल के साथ करता है और साइटोसिन गुआनिन के साथ ही करता है, ठीक है। यहाँ पे बस यूरेसिल नया आ गया जो कि थाइमिन के जगह पे आया, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए भी समझ में होगा। आरएनए को क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ 2 कार्बन यूनिट्स एंड लिपिड्स। अब हम लोग इस यूनिट के लास्ट टॉपिक पे कहीं ना कहीं एंटर कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, ठीक है। क्रेब्स साइकिल इसी इसी को पढ़ाते पढ़ाते अभी आ जाएगा। देखिए क्या लिखा है। द 2 कार्बन यूनिट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लिपिड मेटाबॉलिज्म, पार्टिकुलरली इन फैटी एसिड सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन। मतलब कि 2 कार्बन यूनिट जो है वो कहीं ना कहीं क्रूशियल रोल प्ले करता है लिपिड लिपिड मेटाबॉलिज्म में। क्या क्या होता है? या तो फैटी एसिड का सिंथेसिस होगा या इसका डिग्रेडेशन होगा, ठीक है। लिपिड्स में क्या क्या आता है? फैट्स आता है, ऑयल्स आता है, या स्टेरॉइड्स आता है, ठीक है। तो ये मेनली 2 कार्बन यूनिट के चैन से बने होते हैं, ठीक है। रोल ऑफ 2 कार्बन यूनिट इन लिपिड्स। तो 2 कार्बन यूनिट का क्या रोल है? आराम आराम से देखिएगा। फैटी एसिड सिंथेसिस, ठीक है, सबसे पहला है फैटी एसिड बनाना, ठीक है। एसिटाइल CoA C2 यूनिट इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस। तो एसिटाइल CoA जो है वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है फैटी एसिड सिंथेसिस में। इट अंडरगोज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर सीरीज ऑफ रिएक्शन के अंदर जाता है, एडिंग 2 कार्बन यूनिट्स एट ए टाइम टू इलोंगेट द फैटी एसिड चैन, ठीक है। एग्जाम्पल है पैल्मिटिक एसिड सिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट है फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। फैटी एसिड आर ब्रोकन डाउन इन द माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू बीटा ऑक्सीडेशन विच रिमूव्स 2 कार्बन यूनिट पर साइकिल, ठीक है। और इसी साइकिल को हम लोग क्रेब साइकिल बोलते हैं। एसिटाइल CoA देन एंटर्स द क्रेब साइकिल फॉर ATP प्रोडक्शन, ठीक है। तो क्रेब साइकिल में इसके बाद बीटा ऑक्सीडेशन वाले में घुसता है, जिसमें क्या होता है? ATP प्रोड्यूस होता है। और कितना ATP प्रोड्यूस होता है? टोटल 24 यूनिट ऑफ ATP प्रोड्यूस होता है 2 साइकिल में, ठीक है। वो भी हम लोग एंड में देखेंगे कैसे कैसे होता है। इसके बाद है कीटोजेनेसिस। व्हेन अ ग्लूकोज इज स्केयर, मतलब ग्लूकोज जब कम अमाउंट में होता है, एसिटाइल CoA इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन बॉडीज, ठीक है। एसिटाइल CoA जो होता है वो कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट किया जाता है, और ये तब तक के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, मतलब जब तक ग्लूकोज प्लेंटी अमाउंट में नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड बायोसिंथेसिस, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस भी एसिटाइल CoA के थ्रू होता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी के प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं हेल्प करता है हमें, ठीक है। ये पिछले मॉड्यूल में भी हमने पढ़ा था। कंक्लूजन क्या था? द 2 कार्बन यूनिट एसिटाइल CoA इज सेंट्रल टू द लिपिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है, लिंकिंग एनर्जी स्टोरेज,
ब्रेकडाउन एंड बायोसिंथेसिस। मतलब एसिटाइल CoA की वजह से एनर्जी स्टोरेज हो पाता है, ब्रेकडाउन ऑफ फैट हो पाता है और बायोसिंथेसिस हो पाता है। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ड्रॉ द क्रेब्स और TCA साइकिल डायग्राम एंड मार्क द नेट सोर्स एंड टोटल नंबर ऑफ ATP जनरेटेड इन क्रेब और TCA साइकिल। सबसे पहले क्रेब साइकिल किसको बोलते हैं? द क्रेब साइकिल, स्पेलिंग याद रखिएगा, KREBS, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज TCA साइकिल। TCA मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो कि की स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक मतलब एयर के प्रेजेंस वाले रेस्पिरेशन में, और रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, जिस समय पे ग्लूकोज नहीं होता उस समय पे कहीं ना कहीं TCA का ब्रेकडाउन हो रहा होता है, सॉरी एसिटाइल CoA का ब्रेकडाउन हो रहा होता है और उसी से एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, वन एसिटाइल CoA मॉलिक्यूल, वन एसिटाइल CoA मॉलिक्यूल से हमें क्या क्या मिलता है, 3 NADH मिलता है, 3 NADH, 1 FADH, ठीक है, प्लस 1 GTP, है ना, ये तीनों चीज मिलता है, प्लस साथ में CO2 भी रिलीज होता है। ध्यान में रखिएगा क्या क्या मिलता है हमें, 1 एसिटाइल CoA से 3 NADH मिलता है, 1 FADH, 1 GTP। ठीक है, और एक NADH में 3 ATP होता है, तो 3 NADH में कहीं ना कहीं 9 ATP होगा। ठीक है, वहीं पे 1 FADH में 2 ATP होता है। ठीक है, और 1 GTP में 1 ATP होता है। ठीक है, जो कि यहाँ मेंशन्ड है, 3 NADH में 9 ATP, 1 FADH में 2 ATP, 1 GTP में 1 ATP। ठीक है, तो ये टोटल साइकिल जब हुआ तो 9 2 11 1 12 ATP प्रोड्यूस हुआ एक साइकिल में। ठीक है, तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है 2 एसिटाइल CoA। ठीक है, मतलब एक ग्लूकोज से 2 एसिटाइल CoA मिलता है, और 2 एसिटाइल CoA कितना देगा, 24 ATP मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन करेगा। मतलब कि क्या क्या हुआ यहाँ पे, ग्लूकोज एसिटाइल CoA में गया, और एसिटाइल CoA से NADH मिला, FADH मिला, GTP मिला और CO2 मिला। ठीक है, जो टोटल मिलके 2 साइकिल में 24 ATP जनरेट किया, यही है क्रेब साइकिल। ठीक है, अच्छा, क्रेब साइकिल का डायग्राम बनाना है तो आप इसको देख के याद रख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं याद रखने के लिए। ओवरऑल हमें रिजल्ट से मतलब है, रिजल्ट में 3 NADH बना, 1 FADH2, GTP और CO2 बना। ठीक है, एक NADH में 3 ATP होता है, तो 3 में 9 ATP हो जाएगा, 1 FADH में 2 ATP होता है, 1 GTP में 1 ATP होता है, तो टोटल 12 ATP एक साइकिल में, 2 साइकिल में 24 ATP बन जाएगा। ठीक है, तो यही है क्रेब साइकिल का जो भी है कंसेप्ट। ठीक है, बेसिकली ग्लूकोज के एब्सेंस में ये एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है क्रेब साइकिल के थ्रू, एसिटाइल CoA। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आप लोग एग्ज़ाम दीजिए और आई होप कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट।